पहला हमने पढ़ लिया कौन सा मैदान, पंजाब का मैदान में हम पढ़ते हैं सिंधु नदी का मैदान। कौन सा मैदान, और इसकी सहायक नदियों का मैदान पढ़ते हैं, ठीक है, वो पढ़ा दिया मैंने। गंगा में हम उत्तराखंड से लेकर ये पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। अब आता है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान को हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है ना, तो रेगिस्तान वाला मैदान भी हो गया, थार मरुस्थल हो गया कि नहीं। तो देखो इसका विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक, उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तक और दक्षिण में गुजरात के मैदान तक है। हमको ये भी पता है कि पूरा मैदान जो बता रहा है पूरा कौन सा, थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल की अगर स्थिति देखी जाए तो आप जानते हैं राजस्थान आता है ये पूरा, उसमें गुजरात आ जाता है, उसमें ऊपर पंजाब हरियाणा भी ये है, पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात दिया जाता है, ये हमारी बॉर्डर लाइन है भारत पाकिस्तान, ये तो आएगी। और आप जानते हैं थार मरुस्थल का विस्तार भारत के साथ साथ कायम है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आप जानते होंगे क्या कहते हैं इसे, कौन बताएगा क्या कहते हैं, हाथ ऊपर करना। थार मरुस्थल को, थार डेजर्ट को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, हाँ राधिका तुम बताओ क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, चोलिस्तान। भूल मत जाइयो, अब पूरी क्लास सुनाता हूं मैंने। क्या कहते हैं, चलो जाता। क्या कहते हैं भैया में, तो भैया अरे तुम काम है धोखा। अंशुल तू बोल के देखिए, बहुत बढ़िया। राजा याद होगा छोटू, ये क्लास में बस। तो विस्तार देख लिया थार मरुस्थल का, कहां से कहां तक है। आओ, राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय उच्च भूमि के बीच अरावली पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करता है। तो आप जानते हैं कि कंगा राजस्थान, पंजाब, ये राजस्थान है। आप जानते हैं यहाँ से अरावली पर्वत हो गया कि नहीं जी। हम बीच का मध्य उच्च मैदान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, इसका, और ये है थार मरुस्थल। इन दोनों के बीच में डिवाइडेड का काम कौन करता है, अरावली पर्वत। कौन सा, अरावली पर्वत। कौन बताएगा क्लास में अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। एंसुल मुझे ऐसे मत देगा जी, नाक का से कोड़ रहा है तू। पर्वत बहुत सारे प्रकार के होते हैं लाल, ठीक है ना, बताना है कौन से प्रकार का है, तुम बताओ। ज्वालामुखी पर्वत है, देख रहे हो अब आप। अवशिष्ट रेसिड्यूअल माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशिष्ट कह लो। कौन सा है, अवशिष्ट है। अवशिष्ट मतलब जानो, कौन कौन अवशिष्ट मतलब जानता है, तुम पेज ही पलट देते हो, है लिख रहा होगा। अवशिष्ट मतलब क्या होता है, खराब। अरावली खराब है भैया, लो सुन लो। और अरावली पर्वत कैसा है, खराब पर्वत है। तुम लोग कब बिगाड़ रहा हो, अच्छा हुआ अंशुल भैया जिंदाबाद। जो काम का नहीं रहता है तो अरावली काम का नहीं है, जो काम का ना हो पर्वत है अरावली पर्वत, ऐसा कहेंगे क्यों राजा। टूट गो फिर पर्वत कैसे है, आधा बच्चो पर्वत, जो पर्वत आधा बचा है वो पर्वत कौन सा है अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ, काय से क्षरण हो गया उसका, पानी बरसा लो तुम, हवा नहीं चलेगी, हवा नहीं चल रही, वही तो कह रहा हूं, घर्षण है, हवा है, पानी है, इसके कारण जो पर्वत था उसकी जो मिट्टी थी वो सारी सारी नीचे आ गई। अब जो बचा है वो चट्टानें अकेली बची है। तो इस प्रकार का पर्वत जो होता है वो कौन सा पर्वत होता है, अवशिष्ट पर्वत होता है, ठीक है ना। और विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत। दुनिया में सबसे पहले कौन सा पर्वत बना था, अरावली पर्वत बना था, ठीक है भैया। कहाँ गए अपन, ये राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय उच्च भूमि के बीच अरावली पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करता है। और आप जानते हैं कि विश्व ये अरावली पर्वत है, आप जानते हैं मध्य प्रदेश के लिए तो ये वरदान है, क्योंकि हमारे इधर मालवा का पठार है, कौन सा, मालवा का पठार, और ऊपर है मध्य भारत का पठार। इनमें जो बरसात होती है वो अरावली की देन है। बताए थे कि नहीं बताए आपको हम,
ठीक है ना। अपन तो जी रहे हैं कौन के बत्तल, और तुम कह रही हो खराब पर्वत। सोयाबीन ने करना है जय की बत्तल, नहीं तो सोयाबीन की जगह क्या होती है, रेत ही रेत होती है। अब समझ में आई कि नहीं आई? तो तुम पूछ भी जाओ करे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरावली पर्वत समझ में आया आपको? विभाजक का काम करता है। आंग देखो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के मैदान में राजस्थान, बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा है। कौन सी? 25 सेंटीमीटर सम। देखो क्या मैप पे हम जानते हैं कि प्रेशर लाइन भी होती है कि नहीं होती है, और क्या कहते हैं उसे, तापमान वाली रेखाएं भी होती हैं, आइसोथर्म कहते हैं कि नहीं कहते। ऐसी वर्षा वाली रेखा भी होती है कि कहाँ पर कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है, कहाँ पर कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है। राजस्थान में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के मैदान में राजस्थान, बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा है। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहते हैं। उर्वर भूमि जानो किसे कहते हैं? उपजाऊ भूमि को कहते हैं। तो राजस्थान में उपजाऊ भूमि कौन सी भूमि कहते हैं? रोही कहते हैं। क्या कहते हैं? रोही। तुम रेते का कहते हैं? तुम कहाँ के होगे? छोटू कहाँ के हो तुम? मध्य प्रदेश के हो मूर्ख। देख रहे हैं अब आप, मध्य प्रदेश में कहाँ के हो तो कहने तुम्हें अशोकनगर को। भारत में कहाँ के हो तुम? अशोकनगर क्यों? अशोकनगर 10 होंगे अशोकनगर, कहाँ ही मान ले तुम्हें। तो हमारे इधर भी भूमि कुछ कहते होंगे कि रेखा कहते हैं अपने तय। क्या हाल है तुमरे? अपने तय उर्वरक भूमि जो रहती है, उपजाऊ भूमि का क्या है? गाँव में का क्या है? बतर आ गई वो आके चलो जाओ। क्या कहते हैं अपने इधर? जहां फसल होती नहीं उसे अपने इधर बंजर भूमि कहते हैं, हाँ है ना। और जब फसल होती है उसे क्या कहते हैं? उपजाऊ भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपजाऊ भूमि कहते हैं। इधर क्या कहते हैं उसे? रोही कहते हैं। क्या कहते हैं? रोही। राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्या? राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल खनिज तेल, जिप्सम और नमक। तो नमक तो निकल ही रहा है राजस्थान में। राजस्थान में एक झील है, जानते होंगे कौन सी है? सामर झील। कौन सी है? आप जानते हैं नमक निकलता है उसमें, नहीं निकलता है। काय के लिए प्रसिद्ध? सामर झील और चिल्का झील में दोनों में एक अलग विशेषताएं हैं, बताएंगे कौन कौन सी? हाँ, 2 झीलें हैं, एक का नाम है चिल्का झील और एक का नाम है सामर झील। चिल्का झील पाई जाती है कहाँ पर? उड़ीसा में। और सामर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछे तो जाएंगे कहाँ में? चिल्का झील में। और सबसे ज्यादा खारी झील पूछे भारत में तो जाएंगे कहाँ पर? सामर झील। अब एक और क्वेश्चन सुनो। अब हमने नमक तो यहीं से आ रहा है, क्लियर है? कौन सी झील का नमक खाना अच्छा है? नमक खा दो, तुमको बैठो तो मना कर देगा, मैं जानता हूँ तुम खाए अलग ही हो बिल्कुल ही। हम तो नहीं खाए नमक। कौन सी झील का नमक खाना ज्यादा अच्छा है? सामर झील का। इसका? सामर झील का नमक अच्छा रहता है, ठीक है ना। कभी जाओ राजस्थान तो ऐसे लेके खरीद के लाओ, खाए को नमक। नमक तो एक जगह और बनता है, कच्छ के रण में भी। कहाँ बनता है? कच्छ के रण में भी। इन सब में जो बेस्ट है वो कौन सा है? सामर झील, ठीक है ना। तो नाम नींद तो नहीं जा रही तुम्हें है? सोच लो पहले। या कृषि हेतु जल संसाधन के लिए इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है। कौन सी नहर का? एक अगला क्वेश्चन फिर यहीं से आ गया। कौन बताएगा हाथ ऊपर करो। इंदिरा गांधी नहर कौन सी डैम से निकल के आई है? इंदिरा गांधी नहर आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी नहर है। कौन से डैम से, कौन सी नदी से बनी है बताएंगे आप? देख रहे हर लाइन में एक क्वेश्चन है कि नहीं है? हर लाइन में फैक्ट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? ऐसे ही तो पढ़ने में मजा आता है। हर लाइन को हम क्वेश्चन के रूप में बना सकते हैं और इससे 4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम। अब देखना ये जहां पे भी जुड़ेगा ना वहां पे भी क्वेश्चन बनेगा।
वर्षा जी। कहाँ है ये? कहाँ है ये? हाँ, कहाँ पर है ये? पंजाब हरियाणा कह सकते हैं, ठीक है ना। कौन सी नदी से निकलती है नहर? सतलज नदी से। कौन सी नदी से? और सतलज नदी से कहां से निकलती है? हरि के बैराज। कौन सा? हरि के बैराज। अब यहां से क्वेश्चन लाख बना लो तुम। सतलज नदी पर कितने डैम है? पढ़ाए मैंने आपको। सतलज नदी का उद्गम कहां पर है? ये भी बन सकता है। सतलज नदी आगे जाकर कौन सी नदी में जाके मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। सिंधु में कहां जाके मिलती है? समझ में आए ना। अगर लिंक करके पढ़ते जाएं तो सिंधु नदी तक पहुंच जाएंगे कि नहीं? यही पढ़ने का सबसे अच्छा मजा आया। और कि आप एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, बस 1 लाख चीज हो जाएंगी कवर। बताओ, आप इंदिरा गांधी पे आए तो चले गए सतलज पे, सतलज पे आए तो चले गए डैम पे। वो डैम कहां पर है? यहाँ पे चले गए। पर वह सतलज नदी कहां से आई? यहाँ पे भी चले गए। कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? आप ये भी बता सकते हैं। उसमें सतलज सिंधु में जाके मिलती है। कहां पर? सतलज का पुराना नाम, चलो सतलज पुराना नाम कौन बताएगा? हाथ ऊपर करना। सतलज नदी का पुराना नाम। हाँ तो बताओ क्या नाम है? शतुद्री। शतुद्री का नाम है? शतुद्री नदी है। किसका नाम है? सतलज का। आओ, राजस्थान के मैदान में सामर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है तथा लूनी इस मैदान की एक प्रमुख नदी है। थारमलस्थल की जो एक नदी है, एकमात्र नदी, कौन सी है? लूनी नदी है, ठीक है ना। तो राजस्थान में अरावली पर्वत से निकलती है, राजस्थान में थारमलस्थल को पानी देती है, ठीक है ना। और आगे जाके आप जानते हैं गुजरात में प्रवेश कर जाती है। गुजरात में पड़ता है कच्छ का रण, वहां जाके विलुप्त हो जाती है। देखो, पानी में मिल जाती है अलग बात होता है, विलुप्त अलग बात है। विलुप्त का मतलब हो जाता है अदृश्य हो जाती है वहां पर, ठीक है। फिर दिखते हैं क्योंकि वो जमीन के नीचे बहती है फिर वो नदी, ठीक है। ऐसे ही सरस्वती नदी का हुआ था। सरस्वती नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना? हाँ, सरस्वती नदी भी क्या है, ऊपर बहती थी, धीरे धीरे नीचे गई, अब विलुप्त ही हो गई। अब उसके क्या है, उसके जो बहने का जो निशान थे, बहने का जो जगह थी, उसे खोजा गया है सरस्वती नदी को। समझ में आया कि नहीं? विलुप्त हो चुकी है धरती से, बस नाम उसका कायम मिलता है, वेदों में मिलता है। तो राजस्थान के मैदान में सामर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे, अंतःस्थलीय जानो का क्या होता है बताओ? देखो, सामर झील है और एक है चिल्का झील। चिल्का झील को आप कहां देखने जा रहे हो? तो वो है तट पर, समुद्र से लगी हुई। वो तो अंतःस्थलीय का बनता होता है सीमा के अंदर। काय के अंदर? सीमा के अंदर। स्थलीय मतलब होता है स्थल भाग, जो स्थल है, ठीक है ना। तो स्थल के अंदर। चिल्का झील तो स्थल के बाहर है, तट पे, जे अंदर है। समझ में आ गया ना अंतःस्थलीय का मतलब? ठीक है ना। कहाँ गया? सामर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, तो लूनी इस मैदान की प्रमुख नदी है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रित अबाय वाले विस्तृत समतल गर्त को वॉल्सन कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं? वॉल्सन कहते हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रित अबाय वाले विस्तृत, पहाड़ियों से घिरे, अब ऐसे अंदाज लगा लें, जैसे पहाड़ है ना, इसके जो अंदर जो घिरा हुआ है, इसे कहते हैं क्या? वॉल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? वॉल्सन कहते हैं। क्लियर हुआ ना? पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे? यहाँ पर वॉल्सन कहेंगे, ठीक है। आगे देखो, अरे अभिकेंद्री मतलब अंदर वाला क्षेत्र, अंदर वाला, हाँ, ठीक है। पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र, जैसे पहाड़ है ना, ऐसा भी कह सकते हैं अपने से। देखो, ये पर्वत है, अब इनका जो इधर भी स्थान होगा, इनके पीछे भी स्थान होगा। तो पहाड़ जहां पर है, उनके आसपास के जो क्षेत्र है, मैदान है, उसे क्या नाम दिया गया है? वॉल्सन नाम दिया गया। अभी केंद्रीय नाम कौन ने देता हो? ये कह रहे हैं वॉल्सन नाम। क्या कह रहे हैं? वॉल्सन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चौरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों का प्लाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी झीलों को क्या कहते हैं यहाँ पर? एक प्लाया पढ़ लिया, ऊपर कौन सा पढ़ लिया हमने? वॉल्सन। पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्रों को या पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहते हैं?
साइंस में हमने पढ़ा अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय पढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ते हैं कि नहीं। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय दोनों का मतलब जानते हो, न जान रहे हो गए आप। अपकेंद्रीय बल कहां से कहां की ओर लगता है? अंदर से अंदर से अप मतलब ऊपर की ओर, अभिकेंद्रीय मतलब अंदर की ओर। समझ में आया ना? तो वही मैं बता रहा हूं, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है उसका नाम क्या दिया है? वॉल्सन नाम दिया है। क्या नाम दिया? चौरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को क्या नाम दिया गया है? प्लाया कहते हैं। समर झील वॉल्सन का अच्छा उदाहरण है। टीडवाना, कुचामन, सरगोल तथा अन्य झीलें प्लाया के उदाहरण है। तो आप कह सकते हैं समर झील किस प्रकार का है? वॉल्सन मतलब पहाड़ियों से घिरा हुआ होगा। कैसे मैदान में है? मतलब पहाड़ियों से घिरे हुए मैदान में जो झील है वो कौन सी है? समर झील, जो काय का उदाहरण उठ जाएगा? वॉल्सन का। और छोटी छोटी झीलें कौन सी हैं? टेडवाना, कुचामन, सरगोल, इनको क्या नाम दिया गया है? मतलब आप प्लाया का अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सी झील प्लाया झील है तो आप ये नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। समर झील किस प्रकार की झील है? ये नाम दे सकते हैं, वॉल्सन झील है। समस्त मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली टीले तथा बरखान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अब बरखान का कौन बताएगा क्या होता है? बरखान राजस्थान जाओ, मरुस्थल गए होगा, कहूँ देखो या मरुस्थल तुमने देखो है? हाँ, मरुस्थल में गई थी? देखा था कि गई थी? कहाँ गई थी? अरे वो नहीं, वो माम मजा ना पाए थे। कब जाओ ना तो फिर देख के आओ, ठीक है। बीकानेर जाओ। कहाँ जाओ? और वहां से आएंगे फिर जैसलमेर जाओ। कहाँ जाओ? जैसलमेर। एक आध बार जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो टूरिस्ट प्लेस बन गया मरुस्थल। तो जाओ ठंडों के समय मरुस्थल में, मजा आएगा आपको। गर्मियों में मत चले जाएंगे, उबले उलाव से आएगो यहाँ से, ठीक है ना। अपने आप उबल जाओगे। तब नहीं जाने छोटू को बने, ठीक है ना। तो कभी जाएं आप। बरखान पूछ रहे थे, कौन बता रहा था? हाँ, देखो क्या है कि रेत उड़ती है ना, रेत में फाड़ बन जाते हैं, पर वे फाड़ स्थायी नहीं होते। जैसे तुम यहाँ फाड़ देखे आओ, तुमने गांव में टोरियाँ मोरियाँ होंगी कि नहीं है? फाड़ी माड़ी होते हैं कि नहीं होते हैं? का कौन कौन गांव में है? आसपास गांव के बगल में भी होंगी, गांव बगल नहीं है? तो उठ के कहाँ चली जाते हैं? तुम्हें कहाँ जाते हैं? समझा के फिर कहाँ रहते हैं भाई? जहाँ भाई रंगी के नहीं, राजस्थान में नहीं होता है ऐसा। राजस्थान में सुबह तुमने अगर पहाड़ी यहाँ देखी, शाम तक वहां पहुंच जाते हैं। कितना अच्छा लगता होगा। कोई पता दे दो बा पहाड़ी बगल में रही तू मैं शाम तक आओ पहाड़ी वहां पहुंच गई, कोई बगल में घूम रहा है। काय की पहाड़ी बड़ी होती है? वो रेत की होती है। हवा चलती है ना तो रेत उड़ती है, रेत उड़ती है तो दूसरी जगह इकट्ठी हो गई, ये चलता है, ठीक है ना। तो रेतों के जो टीले बन जाते हैं तो कहीं वो चट्टानों जैसे दिखते हैं, उन्हीं क्या कहते हैं हम? कहाँ गया वो? बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? बरखान कहते हैं। राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालूका स्तूपों से ढका हुआ है। कैसे? बालूका, बालूका मतलब क्या होता है? रेत, ठीक है ना भाई। स्तूप, स्तूप मतलब क्या होगा? छोटे छोटे से, ठीक है ना। तो बालूका स्तूपों से ढका हुआ है। क्लियर हुआ कि ये है राजस्थान का मैदान। कुल मिला के बात यह कि हमने पढ़ लिया क्या? थार मरुस्थल का मैदान। तुमने राजस्थान में क्या सीखा? केवल एक ही चीज सीखी, थार मरुस्थल है। क्या सीखा? और कुछ शब्दावली सीखी। एक तो राजस्थान की उर्वरक भूमि जो रहती है उसे क्या कहते हैं हम? रोही कहते हैं। क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। यहाँ जो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? वॉल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी झीलों को क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। क्या कहते हैं? जो रेगिस्तान में जो चट्टानों के आकार से जो स्तूप बन जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? और थार मरुस्थल का एक और विशेषता क्या है आप जानते पूरे वर्ल्ड लेवल पर?
जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है यहाँ पर, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है कहाँ पर, थार मरुस्थल। क्लियर है। दूसरा एक और कह सकते हैं, थार मरुस्थल जो है अन्य रेगिस्तानों की तुलना में उपजाऊ भी है। कैसा है, उपजाऊ। इसे उपजाऊ बनाने का काम किसने किया है, इंदिरा गांधी नहर ने। कौन सी नहर ने, इंदिरा गांधी नहर। अगर छोड़ देंगे रेतों में तो आप जानते हैं रेत में पानी ऊपर तो चलता है का नहीं, तो इसके लाने क्या सिस्टम लगाया गया, ड्रॉपिंग मेथड, ड्रॉपिंग सिस्टम है, ड्रॉपिंग बूंद बूंद पद्धति। यहाँ पेड़ों को बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है, जितनी जरूरत उतना पानी। समझ में आए ना। तो क्वेश्चन इसके ऊपर भी मतलब बना है बड़े से बड़े पेपरों में कि भारत में किस स्थान पर सबसे पहले ड्रॉपिंग सिस्टम चालू किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था, थार मरुस्थल में। कहाँ से आया था ये, इजराइल से आया था। कहाँ से आया था, इजराइल से। कौन सी नहर पे चालू किया गया था, इंदिरा गांधी नहर पे। क्लियर हो गया ये सब चीजें, कोई दिक्कत, सब समझ गए तुम। अगला आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा मैदान, अब देखो ब्रह्मपुत्र का नदी का नाम सुनते ही समझ में आ गया कौन से क्षेत्र की बात करने वाले हैं हम, कौन से क्षेत्र की। तो आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल ये है, यहाँ से निकलेगी और ये यहाँ के भारत में प्रवेश करेगी। जैसे कि सिंधु नदी भारत में ये प्रवेश कर रही है तो स्थान का नाम है। अब यह सतलज नदी का बताया तो सतलज नदी ये प्रवेश कर रही है भारत में, तो ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी भी ये प्रवेश कर रही। तो कौन से दर्रे से, यंग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। कौन से ये दर्रा है, दर्रे का नाम क्या है, यंग्याप दर्रा। मैं बोल रहा हूं यंग्याप दर्रा है। कौन सा है, और फिर प्रवेश भारत में सबसे पहले कहां पर आती है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन से में आती है, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में जाती है, काय में, और असम से होती हुई कहां चली जाती है, फिर बांग्लादेश में। कहां चली जाती है, क्लियर है कि नहीं है। सबसे ज्यादा इसका प्रवाह कहां पर है, असम में है। इसलिए हम इस ब्रह्मपुत्र मैदान को असम का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई नाम बताए थे कि नहीं बताए थे। आओ, यह मैदान ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अववाहित किया गया विशाल मैदान सुदूर पूर्वी भाग है। छोड़ो, हमने पढ़ लिया। मैदान का समान ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ, जानते हैं बंगाल की खाड़ी में जाती है ना। ढाल प्रवणता के कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप बन गए हैं, जैसे माजुली द्वीप। मतलब क्या कि ढाल जाको ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो पानी बह जाता, ऐसा आएगा। ठीक है, तो नदी क्या है, जब ऐसी हो जाती है तो आप जानते हैं कि प्रवाह उसका स्लो हो जाता है। तो मिट्टी को छोड़ दिया, इधर से निकल गई प्रवाह बनाने की, तो ये कब बन गया, द्वीप बन गया कि नहीं। तो आप जानते हैं कौन सा द्वीप बना ये, माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप के बारे में आपको बहुत सारी पता होगा। माजुली द्वीप जो है किस चीज में नंबर 1 में, आप बताएंगे, पढ़ाया मैंने आपको। माजुली द्वीप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं हमने, कौन बताया। हाँ बताओ। सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये विश्व का, के भारत का, विश्व का। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, दूसरा। फैक्ट क्या है इसके बारे में, हाँ, इसको एक जिला घोषित किया गया 2016 में। क्या घोषित किया गया, जिला। किसको, माजुली द्वीप। ठीक है ना भैया। तो जिला भी है और सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पाया जाता है, असम में। कौन सी नदी में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी में। असम घाटी के उत्तरी किनारों का ढाल खड़ा, परंतु दक्षिणी किनारों का ढाल मेघालय की तरफ मंद पाया जाता है। यह मैदान भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है तथा यहाँ मुख्य रूप से चावल तथा पटसन की खेती होती है। चावल तथा, सबसे ज्यादा चावल होते हैं। कौन से होते हैं, चावल के बारे में तुम्हें पता है क्या है। चावल, आजकल के चावल थोड़े से कठोर से चावल आने लगे पहले की अपेक्षा में, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे कीटनाशक डालते हैं हम, खाद मार डालते ही रहते हैं कि नहीं, इनके कारण से चावल घर में हुए। आप चावल तो देखो ऐसा है कि अधिकतर घरों में डेली बनता है कि नहीं। हमारे इधर तो फिर भी थोड़ा सा क्या है, जब कोई गैप हो जाता हूँ, लेकिन आप जानते हैं दक्षिण में डेली बनता है। बंगाल इधर तो तुम जानते हो डेली का काम है, रोटी ना बने पर चावल जरूर बने। चावल को आप जानते कुकर में उबाला जाता है, हरे चावल बनते हैं, काय में उबलते हैं, कुकर में। चावल को उबालने से चावल में एक नया पदार्थ का निर्माण होता है जिससे कैंसर होता है। क्या होता है, कैंसर।
चावल को कुकर में ना उबाल कर, एक तो कुकर काय के हैंगे तो इसलिए बन जाता है। अब कुकर मिट्टी का हो ना, कोई दिक्कत ना हो। अब तो मिट्टी के भी कुकर आने लगे कि नहीं आने लगे, उसमें बने ना तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कुकर में ना होकर अन्य किसी बर्तन में अलग तरीके से बने, जैसे उबाल कर हम जो पहले बनाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुकर में उबालने से चावल में एक पदार्थ का निर्माण होता है, केमिकल का निर्माण होता है, जो हमें कैंसर का कारण बनता है। क्या कारण बनता है? कैंसर का कारण बन जाता है। आओ अब तो जहाँ पे थे वहाँ पर थे, चावल कितने गए अपने, ये हैं चावल। और काय खेती होती है? पटसन की। ब्रह्मपुत्र मैदान के कुछ भागों में सहायक नदियों द्वारा निर्मित संकुओं के निर्माण से प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण गोखुर झील, पील, दलदल एवं तराई क्षेत्र बन गए। गोखुर झील आप जानते कैसे होती है? नदी देखी है तुमने? एक आध नाम है अपनो, पता ही नहीं, भी गुना ही नहीं गई। सबसे अच्छा आंसर यही है, गुना नहीं गई तुम गुना गई होगा जब बताओ। तुम्हें नदी को नाम पता नहीं है? अभी तो कह रही पता नहीं। सिंध नदी बड़ा है, देखिए तुमने सिंध नदी, बाबू नाम का है सिंध। सिंध नदी या कोई सी भी नदी होती है, तुम जानते हो सीधी बहती है कि नहीं बहती? यही तो गलत है। काय बहेगी सीधी? रोड डलिएगा, दिख रहे हैं आप? ये नदी सीधी हाईवे पे जा रही है का नदी? अब मैं चली नदी तो टेढ़ी आड़ी कैसी भी जाएगी कि नहीं जाएगी? चाय का चुकवा लो, तुम्हें चाय से धरे हो जाते तुम। देखो यार, नदी ऐसी बहेगी कि नहीं बहती है? हाँ या ना? लेकिन बरसात में बाढ़ लाती है, तो बरसात में मान लो नदी जहां तक तो ठीक ठाक है, फिर पानी और जाता तो फिर सीधी हो गई, यही चली जाती है कि नहीं चली जाती? और अगर मान को पानी ज्यादा ही बरस रहा है तो इस पूरे भाग को काट देगी कि नहीं? जो बेचारा भाग ऊपर के ऊपर रह जाएगा, तो इन्हें काट के मान खाई बना देगी कि नहीं? ऊपर है ये वाला ही जो क्षेत्र है, इसमें जो पानी भर गया, इसी को कहते हैं गोखुर झील। क्या कहते हैं? गोखुर झील। समझ में आ गया? गोखुर झील का मतलब समझ में आ गया? ठीक है सब, ठीक है ना? आगे देखो, ये देखो कौन सी नदी है ये मैदानी क्षेत्र है। ये राजस्थान का मैदान हो गया, ये वहां पहले। ये कौन सा मैदान हो जाएगा? मेरी सुन लो, ये है सिंधु का नाम है, ये है गंगा और ये है ब्रह्मपुत्र। सारे ही पढ़े हैं कि नहीं पढ़े अपन ने? पहला पढ़ा था सिंधु का मैदान, कौन सा? फिर पढ़ा हमने गंगा कह लो, है ना? गंगा का मैदान पढ़ा, काय का मैदान? फिर पढ़ा हमने राजस्थान का मैदान, और अब पढ़ा हमने कौन सा? ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो 3 मैदान पढ़े कि नहीं? हाँ या ना बोल दो। ये देखो आप पूरा, तो ये राजस्थान का मैदान में तुम्हें रेता ही रेत दिखाई रही होगी, ठीक है ना? ये मैदान आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा है? पंजाब हरियाणा का मैदान, इसी को कहते हैं हम क्या? सिंधु का मैदान। ये पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा कौन सा मैदान है? और उधर कौन सा है? सबसे बड़ा मैदान कौन सा देखने को मिल रहा है? गंगा का मैदान, ठीक है ना? क्योंकि ये वाला भाग जो सिंधु कुछ तो राजस्थान पाकिस्तान में चला जाता है, ये जो थार मरुस्थल का मैदान है ये भी पाकिस्तान में चला जाता है, और ब्रह्मपुत्र का मैदान में हमने देखा असम सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो असम का मैदान हो जाता है। और अब जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहते हैं, ठीक है ना? गंगा के बारे में शोक कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है? तुमने पढ़ा है? पढ़ा है तुमने कि किसी भी राज्य की गंगा शोक नदी कहलाती हो? आप अधिकतर नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं, बिहार में पढ़ लिया, बंगाल में पढ़ लिया, असम में पढ़ लिया, सब जगह पढ़ लेते हैं कि नहीं? पर गंगा के बारे में शोक कभी नहीं पढ़े, कहीं शोक उत्पन्न नहीं करती है। सबको पानी बहुत है उसमें, लेकिन कहीं किसी को मारने का काम नहीं करती है। अब जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में लाता है, तो पूरे असम में ले जाते सिंह है कि चलो अब बहुत होगा तुम, ठीक है चलो काम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? आप उत्तराखंड में भी देख रहे होंगे, वे गंगा की सहायक नदियाँ हैं ऊपर की, जो गंगा को बनाती हैं, भागीरथी और वे लाती हैं बाढ़ वहाँ पर, और भी बाढ़ का लाती हैं, वे बेचारी कछु नहीं करें। तुम नदी के बीच में जाओगे और नदी दोष देव, मतलब सिर देव काय में? दीवार में, और दोष देव कौन है? दीवार है। तुम्हें बताओ मूर्ख मैं हूं कि तुम हो? तो भाई हो गई, मैं दूरी हूं। मतलब अपना सिर लेके काय में जाओ, और क्यों लग गई दीवार ने दे दी। अब दीवार ने दी कि तुम दे भी गए थे? तो ये है उत्तराखंड और हिमाचल में क्या हो गया?
पहाड़ों पर नदियों के कम, जैसे बरसात के बाद नदियां कम हो गई तो उनके बगल में क्या बना लिया उन्होंने, रिसोर्ट बना लिए पर्यटकों के लिए। अब बरसात आपको पता है वहाँ खतरनाक तरीके से होती है। अब तुम बह गए, दोष कौन है? सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है। सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है कि तुम नदी के बीच में रह जा रहे हो और फिर नदी से आशंका लगाए, हे गंगा मैया रक्षा करिए। अब वो बताओ क्या, तो गंगा नदी जो है वह निकल ही ना, अब रहने में आते ही नहीं, जो तू तेरी रक्षा ही कर ले। तो उत्तराखंड में जो तबाही और जो लोग वहाँ मरते मरने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? वहाँ पर नदियों के आसपास क्षेत्रों का निर्माण करना, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति, भूस्खलन होता है कि नहीं होता है? जो भी होता है, पर गंगा के बारे में हमने क्या नहीं पढ़ा? तो और देख लो भैया ने कितने मैदान लगाए, देख रहे हैं आप। दोबारा से मरुस्थल लगा ला भैया ने, एक बार और पढ़ाऊंगा मैं सभी। भारतीय, वैसे तो हम पढ़ रहे थे कि मैदान, ये भारतीय मरुस्थल है, इसे हम कल देखेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो हम चीज़ों को बांटते हुए पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ रहे थे क्या? उत्तर के विशाल मैदान। क्या पढ़ रहे थे? उत्तर के विशाल मैदान। विशाल मैदानों को दो भागों में डिवाइड किया था हमने, पता है तुम्हें? कौन कौन से भागों में? भौतिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन। जब भौतिक विभाजन देखा तो मिट्टियां देखी थी, और प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर देखा था। तो नदियों के आधार पर पढ़ लिया हमने, ठीक है ना, भारत को। ये हम पढ़ रहे थे। देखो पहले पढ़ा हमने पहाड़ी पूरा का पूरा, क्या देखा? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र देखा हमने। फिर पढ़ा हमने उत्तर के विशाल मैदान। अब हम देख रहे हैं तीसरा क्या? भारत का मरुस्थल। क्या देखेंगे? हमने पूर्वोत्तर की पहाड़ियां भी देखे आए हैं, देखे आए कि नहीं? मैंने आपको बनवा भी दिए। पूर्वोत्तर देख लिया, भारत का हिमालयी क्षेत्र भी देख लिया, उत्तर का मैदान भी देख लिया। अब हम देखेंगे क्या? मरुस्थल। फिर जाएंगे कहां पर? सीधे प्रायद्वीप में। कहाँ में जाएंगे? प्रायद्वीप में। तो भारत का हम भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, कि भारत कैसे कैसे डिवाइड है। तो हमने सबसे पहले देखा, सबसे ऊपर है भारत में पर्वत। क्या है? पर्वत में भी हमने दो चीज देखी। एक तो भारत के ऊपर पर्वत है, कह सकते हैं कि उत्तर में। एक देखा हमने उत्तर पूर्वी भाग के पर्वत। इधर देखे कि नहीं? हाँ ना बोल दो। अब इधर हमने पढ़ा उत्तर के विशाल मैदान। कौन से मैदान? अब पढ़ रहे कौन हो गया? मरुस्थल, भारत का मरुस्थल। इन्हें देखेंगे नेक्स्ट क्लास, मतलब कल, ठीक है।